हाँ जी, हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, और आज हम पढ़ेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्शन के बारे में, और कंडक्टिविटी के बारे में, और रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए, हम जब इस चीज को पढ़ते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे हमने यहां पर लिख दिया रेजिस्टेंस। अब हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, कई बार क्या होती है, आपने रोड पर देखा होगा कि रोड पर कुछ ब्रेकर्स होती है इस तरीके से। देखिए, जब कोई भी यहां से कार वगैरह कोई भी व्हीकल जब इस ब्रेकर पर जाता है तो वाइब्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइब्रेट, उसमें वाइब्रेशन हो जाता है। जब वो यहां से यहां तक पहुंचता है ना, तो उसकी किसमें कमी आ जाती है? कौन सा उसका पॉइंट डिक्रीज हो जाता है? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही किसमें होता है? हमारे सर्किट में। किसमें होता है? हमारे सर्किट में। सर्किट में जब आपको पता है, जब सर्किट के अंदर क्या होती है, क्या फ्लो हो रही होती है? करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो एक जगह पर जाकर एक अबस्ट्रक्शंस पैदा होता है। एक जगह पर जाकर क्या पैदा होता है? एक अबस्ट्रक्शंस पैदा होता है। अबस्ट्रक्शंस का मतलब होता है बाधा या रुकावट पैदा होती है। तो धारा जो हमारी करंट जो फ्लो हो रहा है, उस करंट में, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को जब इस, है ना, इस रुकावट से क्या करा जाएगा? निकाला जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? करंट क्या करने लगेगा? वाइब्रेट होने लग जाएगा। क्या होने लगेगा? वाइब्रेट। और जब वाइब्रेट होगा ना, तो वाइब्रेट होगा तो आपको पता है, जब कोई चीज वाइब्रेशन होती है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी हो जाती है? लेस हो जाती है। कैसे हो जाती है? लेस हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस। तो आपने देखा होगा, कई बार हम क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक को डाउन करना हो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपने हीटर वायर देखी होगी, उसको हम नाइक्रोन वायर बोलते हैं। नाइक्रोन वायर, ठीक है। अब वो नाइक्रोन वायर हीटर के चारों ओर लगी होती है। अब आपने देखा होगा कि नाइक्रोन वायर जब हम उसको किससे, अपना जो मेन सर्किट होता है इसके संग अटैच करते हैं, तो मेन सर्किट के संग अटैच करते ही क्या होता है कि जो हमारा हीटर में लगा नाइक्रोन वायर होता है ना, वो हीट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? हीट, है ना, जल उठता है, रेड एंड हॉट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? ज्यादा है। जैसे हम या कह सकते हो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो अब ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है? आपकी जो इलेक्ट्रिक है उसको हीट एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसके बारे में, दी abstractions to the ठीक है, the abstractions to the, क्या लिख सकते हैं? करंट टू दी फ्लो। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको फ्लो करेंगे। किसको फ्लो करेंगे? करंट को, ऑफ फ्लो। ठीक है, ये सॉरी एफ है, फ्लो। ठीक है, क्या करेंगे? सॉरी, फ्लो करंट। आप क्या फ्लो करोगे? करंट। तो दी obstructions to the flow of current, है ना, in circuit। अब एक बात बताइए, आपने सर्किट में क्या फ्लो किया था? करंट। तो उसमें क्या, उसके जो पाथ था उसमें क्या जनरेट हुआ? अब इंस्ट्रक्शंस जनरेट हुआ।
ठीक है, तो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछता है तो हम लिखेंगे दी obstructions to the flow of current in circuit is called resistance। क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? आर से। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट्स, मात्रक। यूनिट क्या होती है तो हम लिखेंगे इट्स यूनिट इज ओम। क्या होती है जी? ओम। ठीक है, क्या होती है? ओम। ठीक, अब हम इसका फॉर्मूला लिख दें। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं आ रहा नहीं आ रहा। हाँ ठीक, आ रहा। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं यही तो बता देता हूं आर क्या है? रेजिस्टेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? लेंथ है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है जी, इतनी बात अपने को पता लग गया कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं अगला। अगला हमारा रेजिस्टेंस में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है रेजिस्टिविटी का जो आप कह सकते हो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, व्युत्पन्न होता है ना, इनवर्स होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? कंडक्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंडक्टेंस कह देते हैं। तो इतनी बात आपको पता लग गया कि रेसिप्रोकल किसका? कंडक्टेंस का। तो हम लिख सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल, है ना, टू, ठीक है, किसका? किसका रेसिप्रोकल? रेजिस्टेंस का। अब यहां पर उल्टा कर लेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, है ना, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया कि कंडक्टेंस क्या है? इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का आप लिख सकते हो इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे प्रेजेंट करेंगे? सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सी से। तो हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? C1/R। अभी बताया था आपको रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल कौन होता है? कंडक्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट पढ़ेंगे। अब हमसे पूछेगा यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस को आप यहां पर लिख दीजिए C बराबर 1/ओम, क्योंकि इसका हमारा ओम होता है। ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम है इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम है इनवर्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स, और है ना सीमेन। क्या होता है?
साइमिन। क्या होता है? साइमिन। इसको हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइमिन भी लिख सकते हैं, एक मोहो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोहो। ओम का अपोजिट वर्ड होता है मोहो, है ना, तो मोहो भी यूज कर सकते हैं, है ना, साइमिन भी यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम इसका ओम इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, अब देखिए हमसे पूछेगा कंडक्टिविटी। और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और हमारे न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी देखिए, आपको पता है रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस को कहा था, ऐसे ही जो आपका रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होता है? कंडक्टिविटी होती है। तो हम लिख सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल, है ना, टू किसका? रेजिस्टिविटी का, है ना। तो आपको पता ही है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होगा? कंडक्टिविटी होगी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज कप्पा, ग्रीक वर्ड कप्पा। किसे? नॉट के, ग्रीक वर्ड कप्पा। ठीक है, क्या है ये? ग्रीक वर्ड कप्पा। तो कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो भी ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला, है ना। अगर कभी फॉर्मूला पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कप्पा बराबर 1/रो। और एक और लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता था, थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था कि यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, R बराबर आपने लिखा था रो L/A। यदि मैं यहां से रो की वैल्यू क्या कर दूं? फाइंड आउट कर दूं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। कैसे होगा? देखिए, रो को जब मैं इधर लाऊंगा तो R का इंटू यहां होगा, L कहां जाएगा? अपॉन में। मुझे रो की वैल्यू मिल गई। अब रो की वैल्यू को मैं इसके जस्ट नीचे रख दूं, तो रो की वैल्यू RA/अपॉन क्या है? L है। तो यहां जाकर क्या हो जाएगी? कप्पा, सॉरी, क्या हो जाएगा? LRA। यही तो होगा। यस या नो? और आपको पता है कप्पा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/R गुणा L/A। देखता हूं एक बार, इतना आपका कैमरे में आता नहीं आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, तो K बराबर 1/R इंटू में L/A। अब देखिए, जब इतना अपने को आ गया तो अपने को पता है 1/R को तो 1/R ही रख सकते हैं, नहीं रख सकते जी। तो हमारा हो जाएगा 1/R। अब L/A जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? G के। G क्या होता है? सेल कांस्टेंट। क्या होता है? G सेल कांस्टेंट होता है। G को हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो L/A बराबर हम क्या कर सकते हैं? G कांस्टेंट। तो हमारा दो फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने फॉर्मूले बन जाते हैं? दो। एक फॉर्मूला तो ये बन जाता है और एक फॉर्मूला कप्पा बराबर ये बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बनता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे, यस या नो? अब देखिए, हमने समझ लिया। अब मैं देखिए आपको यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिखवा देता हूँ कि इसकी यूनिट कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैंने जैसे बात करी यूनिट की, किसकी बात करी? यूनिट की। तो यूनिट हमारी आएगी इट्स यूनिट इज, देखिए आपको पता है कप्पा 1/रो होता है, और जो रो होता है ना उसका होता है, क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है रो का? रो की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख सकता हूं। और मैं इसका एक और मैंने क्या कहा था?
आपका जो क्या है ओम इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, किसका, सीमेंस के इक्वल होता है। और यहां पर हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, कंडक्टिविटी, यानी कप्पा, कप्पा का जो हमारा यूनिट होगा वो ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, चलिए भी इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया है ना, कंडक्टेंस पढ़ लिया, हमने कंडक्टिविटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट, जो अभी हमने पढ़ा था डेल्टा, सॉरी जी, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट क्या हमने पढ़ा था ना, जी, है ना। तो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट कैसे होता है, आप पहले समझिए कि सेल कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं आपको 11th सीबीएसई एंड एनसीईआरटी की टोटल नोट्स कराऊंगा, ठीक है जी। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं आपको 12th का टोटल जो सॉल्यूशन बेस्ड है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में आपको टोटल 12th का सीबीएसई एंड आरबीएससी के टोटल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, किसके, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो आपको पता है सेल कांस्टेंट क्या होता है। अब देखिए, हम किसी सेल का एक कांस्टेंट होता है, देखो होता है ना भाई, एक स्थिरमान होना चाहिए किसी भी सेल के। अब उस सेल का स्थिरमान निकलता कैसे है, तो हमें क्या करना है, एक सेल लेना है, मतलब एक कंटेन लेना है, पात्र लेना है, और उस कंटेन में हमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। क्या लगाने हैं, 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ऐसे लगाने हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। वो दोनों कैसे हो, पैरेलल हो। कैसे हो साहब, पैरेलल हो, ठीक है जी। अब देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए, दोनों पैरेलल थे, दोनों कैसे, पैरेलल। अब हमने इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, क्या भर दिया, सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब हमने इसमें सॉल्यूशन भर दिया। जब सॉल्यूशन भर दिया तो हमने करना क्या, देखिए हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे क्या है, एकदम पैरेलल इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, एल। दोनों पैरेलल इलेक्ट्रोड के जो कह सकते हो बिटवीन, है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एल, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, और जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का हम क्या लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसका लेंगे, इलेक्ट्रोड का, किसका, इलेक्ट्रोड का। और क्या लेंगे, 2 सेल, है ना, जिनके बीच डिस्टेंस क्या हो, एल हो। अगर हम इन दोनों को मेजर कर ले कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड कैसी होती है भाई, कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, वृत्ताकार होती है, जिसको हम वृत्ताकार कहते हैं। अब वृत्त का आपको पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार यहां से इरेज कर देता हूं। अब इतना आपके समझ में आ गया हो तो आप लिखेंगे दी रेशियो, ठीक है। क्या लिखेंगे, दी रेशियो L upon A to distance, between, ठीक है, मैं ऐसे V/W कर देता हूं, बिटवीन, इसको मैं बिटवीन बोलूंगा, ठीक है, बिटवीन 2 पैरेलल, 2 पैरेलल, क्या बोलेंगे, 2 पैरेलल, ठीक है। अब देखिए, जब 2 पैरेलल, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड, 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ ए सेल, यानी सेल में जो हमारे क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, एंड मैंने बोला था क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ऑफ इलेक्ट्रोड, किसका? इलेक्ट्रोड का, है ना। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया किसका हम लेंगे? इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया कि रेशियो किस किस के बीच में लेना है, एक टू पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस लेनी है जो सेल में है, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है किसका? इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे? इज कॉल्ड, सीधी बात है, अब इतना तो आपको पता ही है, इज कॉल्ड, क्या लिख दोगे? इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, क्या लिख दोगे? सेल कांस्टेंट। लो जी, कर लिया। अब आपको लिखना है कि सेल कांस्टेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड, represented by, किसे? जी से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे क्योंकि कई हमारे को न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। तो हम यहां लिखेंगे G बराबर L अपॉन A, L अपॉन A। तो यूनिट क्या हो जाएगी? अब आपको पता ही है यूनिट क्या होगी। इट इज यूनिट, सॉरी, इट्स यूनिट, है ना, इज मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। कैसे होगी? ऊपर मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/मीटर। यस या नो? तो उसको हम क्या लिखेंगे? मीटर इनवर्स। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यस या नो? तो आपका सेल कांस्ट कंप्लीटेड हुआ।